चलिए, आप लोगों की क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और आवाज़ जा रही होगी, एक बार देख लेते हैं। हाँ, आवाज़ पहुंच रही होगी आप लोगों तक। एक बार कंफर्म कर दें, गुड आफ्टरनून। आवाज़ आ रही है? ठीक। आज हम लोग जो यूपीएससी 2022 का मेंस का पेपर हुआ है ऑप्शनल का, आज हम लोग उसको यहाँ पे क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। अच्छा विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि हम लोग ज़्यादा न कर पाएँ, तो अभी 2-3 दिन हम लोग इसी तरीके से पेपर की डीप एनालिसिस करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि छुएंगे हम लोग, इसमें ये लिख देना, इसमें ये लिख देना, इसमें ये लिख देना, बल्कि हम लोग इसको अच्छे से करने वाले हैं। अच्छे से करने वाले का मतलब है कि हम लोग इसको पूरा आंसर देखेंगे कि हमें इसमें क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। ये पूरी बातें हम लोग इसमें देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे पहला ये फर्स्ट पेपर है। देखिए, ये पेपर आपका है, प्रथम प्रश्न पत्र है, प्रथम प्रश्न पत्र फर्स्ट पेपर है। और फर्स्ट पेपर के अंतर्गत हम लोग फर्स्ट पेपर का खंड ए देख रहे हैं, सेक्शन ए। और आप लोगों को मैं बता दूं कि जो पेपर आता है उसमें सेक्शन ए में 4 प्रश्न होते हैं और सेक्शन बी में 4 प्रश्न होते हैं, जिसमें से कुल आपको 5 प्रश्न करने होते हैं। मतलब आपको दिया गया कितने प्रश्न? 8 प्रश्न। 8 प्रश्न में से करने कितने हैं? आपको 5 प्रश्न करने हैं। तो इसमें ये आपको ऑप्शन रहता है कि सेक्शन ए, खंड ए से आप 3 प्रश्न करें, तो खंड बी से 2 प्रश्न करें, या खंड बी से, खंड ब से या खंड ख से आप 2 प्रश्न करें, तो 3 प्रश्न करें, तो खंड ए से आप 2 प्रश्न करें। ये छूट होती है। तो आपको जहाँ पर भी आप अपने को स्ट्रॉन्ग, अपने को मजबूत समझते हैं, वहाँ से आपको अपना जो उत्तर लेखन है वो शुरू करना चाहिए। तो पहले बहुत बार होता है कि जब छात्रों को क्वेश्चन पेपर मिलता है तो वो लेके तुरंत शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि पेपर को इत्मीनान से 10 से 15 मिनट आप पेपर पढ़िए। ठीक है ना? बहुत बार लोगों को होता है, उनको लगता है कि पूरा नहीं कर पाएंगे, छूट जाएगा। छूट वैसे भी जाएगा, अगर आप तुरंत ही लिखना शुरू कर दोगे तब पर भी छूट जाएगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जहां आप मजबूत हैं, जहां आप स्ट्रांग हैं, पहले उन प्रश्नों को देख लें, फिर समझ लें कि हमसे कहाँ कहाँ पे चीज़ें हो पाएंगी, किस में हम कंफर्टेबल हैं। उसके बाद लिखना, 15 मिनट प्रश्न पे पूरा समय दें। उसी दौरान कौन सा प्रश्न करना है ये डिसाइड करना है, और उसी दौरान हमें फ्रेम कर लेना है कि हमें जो लिखना है वो कैसे लिखना है। उसके बाद हमें लिखना शुरू करना होता है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक पर लगभग 150 शब्द लिखना है। और प्रत्येक प्रश्न आपको जो पहला है इसमें 150 लिखना है। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है। पहला प्रश्न में बस लिखा था सिस्टम अप्रोच, व्यवस्था उपागम। ठीक है, देखिए सवाल है, ये प्रश्न आया हुआ है आपका, और कुछ भी नहीं लिखा, बस आपसे पूछा जा रहा है कि व्यवस्था उपागम बताएं। सिस्टम जो अप्रोच है आप उसको बताएं कि सिस्टम अप्रोच क्या होता है। इसका मतलब है कि मेरे दिमाग में प्रश्न पढ़ते ही एक बात आ गई है कि हमें ये जो इसका जो फ्रेम है वो हमें किस रूप में कर लेना है। इसका फ्रेम हमें पहले देखिए, हम लोग फ्रेम कर लेते हैं। दिमाग में तुरंत आना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई स्पेशलाइज चीज़ नहीं पूछ रहा, पूरा सिस्टम अप्रोच पूछ रहा है, पूरा व्यवस्था उपागम पूछ रहा है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन करना है व्यवस्था उपागम का। सबसे पहले हमें जो है परिचय देना है व्यवस्था उपागम का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर व्यवस्था उपागम का परिचय लिखेंगे। परिचय में हमें पता है कि व्यवस्था उपागम एक राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक क्रियाओं प्रक्रियाओं को एक व्यवस्था के रूप में समायोजित करके देखने के दृष्टिकोण को हम लोग व्यवस्था उपागम के रूप में जानते हैं। फिर हम लोग कहेंगे कि व्यवस्था उपागम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों को एक वैज्ञानिक ढंग से सभी अन्य कारकों को जोड़कर मिलाकर एक सिस्टम के रूप में इसका अध्ययन करना व्यवस्था उपागम है। व्यवस्था शब्द विशेषकर विज्ञान शब्द से लिया गया है, और ये विज्ञान की देन है।
और एक वैज्ञानिक ने इसका जीव विज्ञान के संबंध में पहली बार उपयोग किया था। बाद में राजनीतिक विज्ञानियों के द्वारा इसी व्यवस्था को राजनीतिक व्यवस्था के रूप में स्थापित करना व्यवस्था का उपागम कहलाता है। फिर लाइन चेंज करोगे और लिखोगे कि संपूर्ण राजनीतिक समाज केवल राजनीतिक क्रियाकलापों से आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि अन्य कारक जैसे हमारा समाज है, समाज में भी राजनीतिक दल हैं, हमारा दबाव समूह है, हित समूह है, रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, हमारी संस्कृतियां हैं, इन सब का मिला जुला जो स्वरूप जो हमारी राजनीतिक क्रियाकलापों में पड़ता है उसको हम व्यवस्था उपागम के रूप में जानते हैं। व्यवस्था उपागम के प्रतिपादकों में मुख्य रूप से डेविड स्टन का नाम लिया जाता है, जिन्होंने राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण किया। इसके पश्चात आमंड और पावेल भी हैं जिन्होंने इस पर काम किया है, मार्टिन कैपलान भी हैं जिन्होंने इस पर काम किया है। ये जो आप पढ़ रहे हैं व्यवस्था उपागम, ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का हिस्सा है। अगर आप यूपी पीसीएस दे रहे हैं, यूपीएससी नहीं दे रहे हैं, तो आपको ये सवाल कभी नहीं आएगा, क्योंकि यूपी पीसीएस में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आपके सिलेबस में नहीं है। सेकंड पेपर में केवल आईआर है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स नहीं है। आप यूपीएससी दे रहे हैं तो यूपीएससी 2022 के मुख्य परीक्षा का फर्स्ट पेपर का पहला सवाल है व्यवस्था उपागम। तो हमने ये देखा कि व्यवस्था उपागम में हम परिचय करेंगे और परिचय करने के बाद हम बॉडी पार्ट में आ जाएंगे, जिसको हम लोग बॉडी पार्ट जिसको हम लोग व्याख्या वाला जो भाग है, मध्य भाग है, हम लोग उसको कहते हैं मुख्य भाग, है ना। मुख्य भाग पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखो ये बता रहे हैं तो इतना समय लग रहा है, जबकि सवाल देखते ही तय हो गया कि हमें क्या लिखना है, फ्रेम दिमाग में है, हमें पता है कि हम मुख्य भाग में क्रिएटिविटी करेंगे। मुख्य भाग में विशेषकर डेविड स्टन का जो व्यवस्था उपागम है उसको बनाएंगे, है ना। व्यवस्था उपागम मुख्य रूप से हम लोग बनाएंगे, ऐसा हमने तय कर लिया है, ऐसा हमने तय कर लिया है कि हम व्यवस्था उपागम बनाएंगे। हम एक ग्राफ बनाएंगे व्यवस्था उपागम में डेविड स्टन का, आमंड पावेल का नहीं। और डेविड स्टन के व्यवस्था उपागम को आगत निर्गत सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आगत निर्गत सिद्धांत कहते हैं। और आमंड और पावेल के सिद्धांत को संरचनात्मक प्रकारात्मक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सिस्टम अप्रोच के नाम से जानते हैं, और इनका इनपुट आउटपुट सिस्टम अप्रोच के नाम से जाना जाता है। तो हम दो ग्राफ बनाने की बजाय एक ग्राफ बनाएंगे। कहाँ पर? मुख्य भाग में। और इसी मुख्य भाग में हम इसकी विशेषता बताएंगे, है ना। इसी मुख्य भाग में हम इसकी विशेषता बताएंगे, इसी मुख्य भाग में हम इसकी आलोचना करेंगे। क्या करेंगे? आलोचना। और फाइनली थर्ड भाग में हम निष्कर्ष कर देंगे। अब चूंकि हमारे पास शब्द कितने हैं? 150, इसलिए हम लोग यहाँ पे मानकर चलेंगे कि हम बहुत कुछ नहीं लिख सकते, इसलिए हमें 30 to 40 वर्ड में हमें इंट्रोडक्शन करना है, और 70 to 90 वर्ड में हमें बॉडी पार्ट करनी है, और कंक्लूजन मुश्किल से 20 to 30 वर्ड, इतना हमको करना है। ये हमारे दिमाग में पहले से आ गया है, ठीक है। हाँ, जो लोग यूपी पीसीएस के लिए करेंगे उनके लिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स उनके लिए नहीं आता है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स उनसे नहीं पूछा जाता है ना। जो तुलनात्मक राजनीति है ये उन लोगों से नहीं पूछा जाता है जो केवल और केवल यूपी पीसीएस दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप केवल यूपी पीसीएस दे रहे हैं तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक। चले, बहुत सारे लोग हैं, जुड़ जाएं आप लोग। आपका जो बैच है पेपर सॉल्व का वो शुरू हो गया है, और मैं पेपर सॉल्व कराना शुरू कर चुका हूँ, तो आप लोग जुड़ जाएं। अभी हम लोग पूरा आंसर जो है वो लिख कर देखेंगे। इतना कठिन भी नहीं है, लेकिन हाँ जब शिक्षक थोड़ा पढ़ा रहा होता है तो थोड़ा कठिन लगने लगता है। अभी आसान हो जाएगा। अब पूरा अगर उत्तर हमें करना हो तो हम कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे? ये मैंने आपको जो फ्रेम था वो फ्रेम मैंने आपको यहाँ पर बता दिया
कि देखिए ये जो फ्रेम है ये कुछ ऐसा होगा। अब अगर हम लोग ये इसका उत्तर लिखें व्यवस्था उपागम का, तो व्यवस्था उपागम का अगर हम लोग उत्तर लिखना शुरू करें तो हमें पता है कि दोनों तरफ ऐसे लाइनें होती हैं और हमें इसे बीच में ही लिखना होता है। स्पष्ट होता है कि दोनों तरफ आप कुछ नहीं लिखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमें भूमिका लिखनी है, तो हमें भूमिका में लिखनी है कि विश्व के राजनीतिक परिदृश्य को द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वैज्ञानिक ढंग से देखने का प्रयास किया गया। वैज्ञानिक ढंग से देखने का प्रयास किया गया। वैज्ञानिक ढंग से देखने का प्रयास किया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में व्यवस्था दृष्टिकोण का प्रारंभ होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में व्यवस्था दृष्टिकोण का प्रारंभ होता है। जब आप उत्तर लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, इसी परिप्रेक्ष्य में व्यवस्था दृष्टिकोण का, इसको हम लोग अंडरलाइन कर सकते हैं, सिंगल यूनिटेड कॉमा में कर सकते हैं, प्रारंभ होता है। व्यवस्था दृष्टिकोण का प्रारंभ होता है। व्यवस्था दृष्टिकोण या व्यवस्था उपागम के प्रतिपादकों में डेविड ईस्टन, आमंड पावेल आदि का नाम महत्वपूर्ण है ना। विश्व के राजनीतिक परिदृश्य को द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात आप यहां से पढ़ेंगे। व्यवस्था दृष्टिकोण के प्रतिपादकों में डेविड स्टर्न, आमंड पावेल आदि का नाम महत्वपूर्ण है। अब लगे हाथ हम इसी में इंट्रोडक्शन में ही एक परिभाषा या कुछ एक ऐसा जरूर बता दे जो व्यवस्था उपागम को स्थापित करता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि हम लोग आंसर लिख रहे हैं और आंसर के लिए आपको ऐसे कॉपी मिलती है, दोनों तरफ जगह छूटी रहती है। कहा जाता है कि आप किसी भी तरफ कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक, बीच में ही आपको लिखना है। तो लगे हाथ हम यहाँ पर बता देते हैं कि व्यवस्था उपागम एक ऐसा दृष्टिकोण है, व्यवस्था उपागम एक ऐसा दृष्टिकोण है जो यह मानता है कि संपूर्ण पर्यावरण की गतिविधियां एक दूसरे से संबंधित
है, प्रत्येक पर प्रभाव पड़ता है, अर्थात राजनीतिक क्रियाकलाप सामाजिक क्रियाकलापों से अंतः संबंधित हैं। व्यवस्थाओं का उपागम एक ऐसा दृष्टिकोण है जो यह मानता है कि संपूर्ण पर्यावरण की गतिविधियां एक दूसरे से संबंधित है, प्रत्येक का प्रभाव प्रत्येक पर पड़ता है और राजनीतिक क्रियाकलाप सामाजिक क्रियाकलापों से अंतः संबंधित है। मतलब कि जो राजनीतिक एक्टिविटीज, जो पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं, वो पॉलिटिकल डिसीजन अकेले पॉलिटिकल नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे राजनीतिक सिस्टम में सारे डिसीजन लिए जाते हैं पॉलिटिकल। कहा जा रहा है कि जो हमारे पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं उस पर भी सामाजिक प्रभाव होता है, और उस सामाजिक प्रभावों के कारण हमारे पॉलिटिकल डिसीजन कभी एक्सेप्ट होते हैं, कभी एक्सेप्ट नहीं होते हैं। तो कुछ भी स्वतंत्र नहीं है, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना। सारे के सारी चीजें जो हैं वो एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई हैं। और इस संबंध में हम लोग अब बॉडी पार्ट पे जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन खत्म, अब बॉडी पार्ट पे जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर बताएंगे कि कैसे ये जो व्यवस्था उपागम है ये काम कैसे करता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे है, और इसमें हम जो ईस्टन है, डेविड ईस्टन, इनके जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग बनाने का भी प्रयास करेंगे, है ना। इनका जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग बनाने का भी प्रयास करेंगे और बनाकर देखेंगे कि इस रूप में जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ती हैं। 1956 में 1956 में जो डेविड ईस्टन है ये एक पुस्तक लिखते हैं, जिस पुस्तक का हिंदी में जो नाम होता है वो होता है राजनीतिक विश्लेषण का ढांचा, ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस, ऐसी किताब है इनकी। तो अब हम लोग इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, बॉडी पार्ट में आते हैं। जब हम बॉडी पार्ट में आते हैं तो हमें पैराग्राफ चेंज करना होता है। अभी तक देखिए हम लोगों ने जो लिखा ये एक स्थिति में, एक फ्रेम में लिख रहे हैं। ठीक देखा जाए तो हमारे पास 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट हैं। अब चूंकि हम बदल रहे हैं पूरा का सिस्टम, इंट्रोडक्शन हमने कर लिया है, तो अब हम आते हैं तो हम ये लिखते हैं कि डेविड ईस्टन ने 1956 में राजनीतिक विश्लेषण का ढांचा नामक पुस्तक में रेखा चित्र के माध्यम से व्यवस्था उपागम को समझाने का प्रयास किया। ठीक है, पैराग्राफ हमने चेंज कर लिया है और पैराग्राफ चेंज करके अब हम आए हुए हैं कि कैसे हम बॉडी पार्ट लिखें। तो बॉडी पार्ट में हम लोग यहाँ पर, ठीक है, बॉडी पार्ट में अब हम लोग यहाँ पे व्यवस्था उपागम का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और इसी स्ट्रक्चर के आधार पे सारा का सारा जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का सिस्टम उपागम है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे जो व्यवस्था उपागम है वो कुछ ऐसा बताते हैं डेविड ईस्टन जो है। अब देखिए हम लोग सेंट्रल पार्ट में हैं और अक्सर जब आंसर राइटिंग हम करते हैं तो हमें अपनी क्रिएटिविटी कहाँ करनी होती है, बीच में। अब चूंकि ये बोर्ड कुछ ऐसा है वर्टिकल
और कॉपियां हमारी ऐसे होती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इस पेज को आप 3 गुना मान लो, ठीक। ऐसे आप बनाएंगे। और यहाँ पे अब आपको बनाना है, जो डेविड ईस्टन है वो क्या करते हैं, इस पूरे मतलब ये हमारा राजनीतिक जो व्यवस्था है ये सब एक पर्यावरण में होता है। तो ये पूरा एक पर्यावरण है, इसको हम क्या लिखेंगे, पर्यावरण। देखिए ये पर्यावरण है, आप पूरा पर्यावरण मान लें इनको। ये जो पूरा आपको खाका एक दिख रहा है, ये पूरा क्या है, एक इन्वायरमेंट है, एक पर्यावरण है ना। पूरे पॉलिटिकल साइंस का सबसे टफ पार्ट माना जाता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। बहुत सारे लोग पढ़ते भी नहीं हैं इसको, पढ़ाते भी नहीं हैं। और क्योंकि यूपीएससी में प्रश्न आते हैं, देखिए आपका पहला सवाल ही क्या है, व्यवस्था उपागम, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो ये देखिए ये जो पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक है। मतलब जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही एक नए प्रकार के राजनीतिक शास्त्री जन्म लेते हैं, जिनका नाम होता है व्यवहारवादी और बाद में उत्तर व्यवहारवादी। ये व्यवहारवादी और उत्तर व्यवहारवादी जल्दी किसी के समझ में नहीं आते, ये अपने लोगों के भी समझ में नहीं आए, क्योंकि इन लोगों ने राजनीति विज्ञान को शुद्ध विज्ञान बनाने का प्रयास किया, प्योर साइंस। और प्योर साइंस के लिए साइंस की अपनी टर्मोलॉजी। तो इन लोगों ने क्या किया कि जितनी पॉलिटिकल साइंस की टर्मोलॉजी थी उसको छोड़ के नई टर्मोलॉजियों को गढ़ा। और जब नए विचार, नए शब्द आप गढ़ोगे तो नए शब्दों को जानना कठिन हो जाता है। इसीलिए व्यवहारवादी और उत्तर व्यवहारवादी, जो वास्तव में डेविड ईस्टन है और आमंड पावेल हैं, इन लोगों ने प्योर साइंस बनाने का प्रयास किया। किसको? राजनीति विज्ञान को। इन लोगों ने कहा कि राजनीति विज्ञान की जो बातें हैं वो एक वातावरण में, इन्वायरमेंट में स्वचालित अपने रूप से चलती हैं, इनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। ये एक निश्चित, जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में एक समन्वय है ना नीचे से ऊपर तक, और ये हमेशा काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है। क्या हम लोग करते हैं? नहीं ना। हमारा शरीर के अंदर एक एक्टिविटी जो स्वचालित रूप से, ऑटोमेटिक रूप से चल रही है। ऐसा ही ये कहते हैं जो राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं ये विश्व में ऑटोमेटिक रूप से चलती रहती हैं, ये स्वचालित हैं, ऑटोमेटिक है, इसको चलाने की जरूरत नहीं है, ये चलती ही रहेंगी। और जैसे विभिन्न अंगों और विभिन्न क्रियाकलापों से हमारी चीजें चलती हैं, वैसे ही है जो विश्व राजनीति है वो भी विभिन्न क्रियाकलापों से चलती है। तो इसको इन्होंने एक ग्राफ के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। आप सोचो, बड़ा कठिन है। आज तक यही कहा जाता है कि मनुष्य और उसके निर्णय को कोई समझ नहीं सकता, है ना। और मनुष्यों में तो महिलाओं के लिए अलग से ही पुरुषों ने गढ़ दिया है। तो वो जो महिलाओं के प्रति कहा गया है, मुझे लगता है वो पूरे मनुष्य जाति के प्रति होना चाहिए कि मनुष्य के व्यवहार को ईश्वर भी नहीं जान सकता कि कौन से क्षण वो क्या करेगा। तो ऐसे में सोचो, यहाँ पे ये वैज्ञानिक लोग हैं, डेविड ईस्टन, कापलान है, मर्टन है, आमंड है, पावेल है, ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसको हम जैसे शरीर का विज्ञान चलता है, जैसे हम विज्ञान में कोई मंत्र मशीन बना देते हैं और वो मशीन अपना काम करती रहती है यंत्रवत ऑटोमेशन पे, ऐसे ही ये पूरा सिस्टम ऑटोमेशन पे चलता है। और इसको ये बताने का प्रयास करते हैं, तो ये कहते हैं कि एक पूरा इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट में एक राजनीतिक मशीनरी है, राजनीतिक मशीनरी, राजनीतिक व्यवस्था, है ना। ये यहाँ पर एक राजनीतिक व्यवस्था है जो वास्तव में सारा पॉलिटिकल डिसीजन करती है। लेकिन जो राजनीतिक व्यवस्था है ये तब चीज़ों को करती है जब इनके राजनीतिक व्यवस्थाओं में कुछ चीज़ों को डाला जाए, इनपुट किया जाए, निवेश किया जाए। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास कुछ मांगे होती हैं, मांग होती है ना, मांग को डिमांड कहते हैं। यहाँ पर ये कहते हैं कि कोई भी मांग, कोई भी डिमांड तब तक राजनीतिक मशीनरी में नहीं जाती जब तक उसके पीछे समर्थन न हो, या विदाउट समर्थन की चीज़ों को हम डिमांड नहीं कहते, उसके पीछे कुछ लोगों का समर्थन हो। तो यहाँ पर समर्थन की बात की जाती है, समर्थन, सपोर्ट। तो एक तो डिमांड है, दूसरा यहाँ पर सपोर्ट है, ठीक है। और इधर राजनीतिक मशीनरी है, और इसके बाहर अगर हम बात करें तो बाहर की तरफ जो नीतियां हैं, नीतियां, निर्णय कह सकते हैं,
निर्णय। और ये पूरा इन्वायरमेंट है, यहां पे होता है पुनर्निवेश। फीडबैक कहते हैं इसको। और फिर ये पहुंचता है कहाँ? समर्थन, समर्थन से मांग, और मांग जाती है मशीनरी में, यहाँ से आता है ये बाहर, और ये आउटपुट है, ये नीतियाँ, निर्णय, फिर ये नीचे पुनर्निवेश। ये एक चक्र है ना, इस एनवायरनमेंट में जो ऐसे घूमता रहता है। अब इसको थोड़ा समझ लें कि ये चक्र कैसे काम करता है, ठीक है? बिल्कुल जुड़े रहें। मैंने कहा मैं उत्तर लिखा रहा हूँ, साथ ही साथ मैं समझा भी दूंगा कि कैसे उत्तर लिखना है। तो ये एक आपको बनाना है, ठीक? अब यहाँ पर देखिए क्या बताना चाहते हैं ईस्टर्न, कि एक इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट में एक राजनीतिक व्यवस्था है। राजनीतिक व्यवस्था को अगर आज के रूप में आप देखना चाहें तो आपकी पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट, आपकी पार्लियामेंट मान लो राजनीतिक व्यवस्था है। सारे डिसीजन, सारे पॉलिसी कहाँ से बन के आती है? आपकी पार्लियामेंट से। लेकिन जो पार्लियामेंट से जो डिसीजन बनाए जाते हैं, जो चीज़ें निकलती हैं पॉलिसीज, क्या जरूरी है कि उस पॉलिसीज को एक्सेप्ट कर लिया जाए? नहीं ना। बहुत बार बहुत सारे डिसीजन, पॉलिसीज जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है। अगर एक्सेप्ट हो गई तो वो इस इन्वायरमेंट का हिस्सा बन जाती। लेकिन मान लो कि कुछ पॉलिसीज रही जो एक्सेप्ट नहीं हुई, तो एक्सेप्ट नहीं होती हैं तो वो फिर से मांग के रूप में वातावरण में टहलने लगती, तो उसका फिर से फीडबैक हो जाता है, पुनर्निवेश। और ये पुनर्निवेश आता कहाँ से है? उस मांग के प्रति समर्थन होगा, और इस समर्थन के बाद जो डिमांड है उसका निवेश फिर कर दिया जाएगा कहाँ पे? राजनीतिक मशीनरी में। और राजनीतिक मशीनरी में फिर उसका ट्रांसफॉर्म होगा और नए रूप से वो फिर बाहर आएगी। तो यहाँ से निवेश हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है? निवेश। और यहाँ से क्या निकल रहा? आउटपुट, निर्गत। तो निवेश, अब ये दोनों चीजें जो हैं, ये दोनों चीजें, इसको हम लोग कहते हैं निवेश, ठीक? यहां पर आप देखें तो निवेश हो रहा है, निवेश। मांगों का निवेश कहाँ हुआ? पॉलिटिकल सिस्टम में। फिर पॉलिटिकल सिस्टम में हमारे पास लोकसभा है, राज्यसभा है, वो उसको फिल्टर करती है, फिल्टर करके एक नए स्वरूप में देती है, और फिर उसका आउटपुट नीतियां, नीतियां और निर्णय, ये क्या है? ये निर्गत है, निर्गत। तो इसको निवेश निर्गत सिद्धांत भी कहते हैं, इसको आगत निर्गत सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आगत निर्गत सिद्धांत। आगतों का निवेश होता है, ये जो समर्थन और मांग है ये आगत है, इनको हम लोग कहाँ डालते हैं? पॉलिटिकल सिस्टम में। फिर वहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म होता है विभिन्न प्रकार से, और ज़रूरी नहीं है कि जो ट्रांसफॉर्म हो ये एक ढंग से हो। तो इस तरीके से ये फिर निकलता है निर्गत के रूप में। निर्गत को हम लोग आउटपुट कहते हैं, अंग्रेजी में इसको इनपुट आउटपुट थ्योरी कहते हैं, है ना, अप्रोच कहते हैं। तो यहाँ पर ये मांग इनपुट है, पॉलिटिकल सिस्टम में ट्रांसफर हुआ, पॉलिसीज के रूप में निकला। अगर पॉलिसी एक्सेप्ट हो गई तो ये पर्यावरण का हिस्सा हो गया, नहीं एक्सेप्ट हुई तो फीडबैक के रूप में, पुनर्निवेश के रूप में फिर से क्या बन जाएगी? मांग। और फिर से किसके पास रखी जाएगी? सरकार के। सरकार से, सरकारी पॉलिटिकल सिस्टम में, फिर पॉलिटिकल सिस्टम में ट्रांसफॉर्म होगा, और ये ऐसे चलता रहेगा। जो चीज़ें एक्सेप्ट हो गई वो इन्वायरमेंट का हिस्सा बन गई, जो नहीं एक्सेप्ट हुई वो फिर से समर्थन और मांग के रूप में फिर से जाएंगी। और इस तरीके से ये जो चक्र है चलता रहता है, और नए नए जो परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं राजनीतिक व्यवस्थाओं में, समाज में, वो सब इसी क्रम में अपने आप चल रहा। इसको कोई चला रहा नहीं, ये स्वचालित है, ऑटोमेटिक है, अपने से चल रहा है। तो ये सारी चीजें इसमें जो है चल रही हैं। अगर हम लोग इसको जानने का प्रयास करें तो हमें इसको 4 चरणों में जानने का प्रयास करना होगा, है ना। इसके कितने चरण हो सकते हैं? 4 चरण। पहला चरण है निवेश। पहला चरण क्या है? निवेश। दूसरा चरण है मांगों का। निवेश किसका किया हमने? मांग का। तो निवेश किया। दूसरा रूपांतरण, जो हमने डिमांड डाली वो उसी तरह थोड़ा बाहर आएगी, बल्कि उसमें हो सकता है कि बहुत सारे चेंजेस हो सकता है वो सेपरेटली एक वर्ग के लिए हो सकता है कि लगे कि ये सभी वर्गों के लिए होना चाहिए, तो वो उसका रूप चेंज करके वो सभी वर्गों के लिए कर दिया जाए, और फिर एक पॉलिसी के रूप में क्या हो जाएगा? निर्गत, है ना। फिर निर्गत पढ़ेंगे, और निर्गत के बाद अगर वो एक्सेप्ट हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? फीडबैक, पुनर्निवेश, और फिर ये चक्र ऐसे चलता रहेगा।
तो हम लोग अगर देखें तो उपागम जो व्यवस्था उपागम है, इसके हम 4 चरणों में इसको हम देख सकते हैं। कितने चरणों में देख सकते हैं? 4 चरण होंगे इसके, 4 चरण। ठीक है, अब चूंकि शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा, 150 ही शब्द है, तो 4 चरणों को हम लोग लिख देंगे। मांगों का निवेश, मांग का निवेश अगला, या मांगों का निवेश अगला, मांगों का रूपांतरण, रूपांतरण अगला है निर्गत, और अगला है पुनर्निवेशन, फीडबैक, पुनर्निवेशन। अब इसमें चूंकि इतना शब्द नहीं है और पूरा व्यवस्था उपागम बताना है, पूरा सिस्टम अप्रोच बताना है, तो इतना हमारे पास शब्द नहीं है कि अब हम मांगों का प्रकार बताएं। जबकि आप पढ़ोगे तो आपको डिमांड के टाइप बताए जाएंगे। डिमांड के टाइप 4 प्रकार के होते हैं। हमको वस्तु और सेवा, डिमांड मतलब जो हम राइट्स चाहते हैं, जो अधिकार चाहते हैं, तो हम वस्तु और सेवा से संबंधित मांग कर सकते हैं ना। हम व्यवहारिक मांग कर सकते हैं। व्यवहारिक मांग में क्या है कि हमको सुरक्षा दो। व्यवहारिक मांग क्या है? बाजार को कंट्रोल करो, है ना, महंगाई रोको। तो इस तरीके की चीजें जो होती है वो व्यवहारिक नियमन हो सकता है। तो ऐसे ही 4 प्रकार के क्या होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं मांग। ऐसे ही 4 प्रकार का समर्थन भी होता है। समर्थन में माली समर्थन, हम टैक्स पे कर दें इन चीजों से। व्यवहारिक समर्थन, आज्ञा पालन कर दें। तो ये हमारा समर्थन, और इन समर्थनों से ही डिमांड जो है पॉलिटिकल सिस्टम में पहुंचती है। ऐसे निर्गत की बात करें या मांगों का रूपांतरण, तो हमने जो डिमांड डाली है वो जरूरी थोड़ी है कि पॉलिटिकल सिस्टम में वैसे ही है। डिमांड एक्सेप्ट हो सकती है, डिमांड कुछ संशोधन के साथ एक्सेप्ट हो सकती है, डिमांड कुछ परिवर्तन के साथ एक्सेप्ट हो सकती है, डिमांड रिजेक्ट भी हो सकती है। नहीं, जब विधेयक हमारे यहाँ जाता है तो क्या विधेयक पास हो जाता है, या पास वैसा हो जाता है जैसा डाला था? नहीं ना, उसमें संशोधन होता है। उसको लगता है कि इसको और किसी के साथ जोड़ सकते हैं, तो ऐसा भी किया जाता है। तो इस तरीके से फिर फाइनली पॉलिसी आती है निर्गत के रूप में। निर्गत के साथ भी क्या है? निर्गत के साथ भी जो पॉलिसी निकली, अगर वो सभी वर्गों का हित कर रही, सभी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो एक्सेप्ट हो जाती है। हो सकता है कि वो सभी के लिए नहीं, कुछ लोगों को एक्सेप्ट कर रही हो, बाकियों का नहीं, तो बाकी उसका विरोध करने लगते हैं। या हो सकता है पूरे समाज को एक्सेप्ट नहीं हो, तो पूरा विरोध होने लगता है। जितने चीजें या जितना पक्ष एक्सेप्ट हो गया वो इन्वायरमेंट का हिस्सा बन गया, और जो नहीं एक्सेप्ट हुआ वो फिर अगले चरण में आ जाती है, वो है फीडबैक, पुनर्निवेशन। इसको फिर से हम पॉलिटिकल सिस्टम तक पहुंचाते हैं, इसके लिए फिर समर्थन जुटाते हैं, इसको डिमांड के रूप में बनाते हैं, और फिर ये पॉलिटिकल सिस्टम में जाता है। और ये पूरा चरण जो है ऑटोमेटिक अपने ढंग से चल रहा होता है। इसमें किसी भी ढंग की, किसी भी तरीके का कोई किसी का सहयोग या हस्तक्षेप नहीं होता है। इसके बाद हम लोग इसका क्या विशेषता लिख लें, है ना, विशेषता लिख लेंगे। विशेषता, क्योंकि पॉइंट में हमें कुछ विशेषताएं तो जरूर लिखनी है, क्योंकि विशेषता नहीं लिखेंगे तो हमें नंबर बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। आवाज क्लियर नहीं है? ओके, हमें लग रहा था आवाज जा रही है। हेलो, आवाज जा रही है? ये पेपर 1, ये पेपर 1 है ना? ये क्या है? ये पेपर 1 है। आना चाहिए इसको किसमें? तुलनात्मक राजनीति। इसको पेपर 2 में आना चाहिए। लेकिन चूंकि पेपर 1 में भी थ्योरी है, सिद्धांत, और पॉलिटिकल साइंस का कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांतों में भी है। तो कई बार हमें पॉलिटिकल, जैसे राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल, हमें कंपैरेटिव में पढ़ना है मगर थ्योरी में भी पढ़ना है। तो ये एग्जैक्टली पार्ट किसका है? थ्योरी का नहीं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का है। लेकिन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स राजनीतिक सिद्धांत का एक पार्ट है, इसलिए दोनों में ही आ जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि सर ये पेपर 2 है कि पेपर 1 है। तो एक्चुअल में ये पेपर 1 है, पेपर 2 नहीं है, और पेपर 1 का पहला सवाल है। तो अब विशेषता हम लोग कर लें। इसकी विशेषता में क्या लिखेंगे? तो हम लोग अब पढ़कर समझ में आ गया ना क्या विशेषता? विशेषता ये है कि ये जो सिस्टम है ऑटोमेशन पे कैसा है? स्वचालित है। ये जो व्यवस्था है ये खुली है, मतलब ये बंद नहीं है कि राजनीतिक सिस्टम सेपरेट नहीं है, बल्कि राजनीतिक व्यवस्था पूरे इन्वायरमेंट से जुड़ी, ये अंतःक्रिया पर स्थापित है ना?
तो इसका पॉइंट लिख लीजिए, जो इसकी विशेषता आप लिखेंगे तो विशेषता आप लिख लें। विशेषता में कुछ पॉइंट हम लोगों को लिखना है ना। हाँ, कुछ जैसे ये राजनीतिक क्रियाएं, राजनीतिक क्रियाएं सामाजिक क्रियाओं से संबंधित है। राजनीतिक क्रियाएं सामाजिक क्रियाओं से संबंधित हैं। यह खुली प्रक्रिया है, खुली प्रक्रिया है। ये अधिकृत मूल्यों का आवंटन है। अब आप कहेंगे ये अधिकृत मूल्यों का आवंटन क्या है? तो जो कुछ समाज में एक्सेप्ट होता है वो मूल्य होता है, और चूंकि इस मूल्य के, इसके एक्सेप्ट होने के पीछे समर्थन है, जब कोई चीज समर्थन से होता है तो उसको ऑथराइज कहते हैं, तो इसलिए ये अधिकृत मूल्यों का समर्थन है, ऐसा लिखा जाता है। स्वचालित प्रक्रिया है, स्वचालित प्रक्रिया है। निष्पक्ष प्रक्रिया है, निष्पक्ष है। वस्तुनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ है। वैज्ञानिक है ना। निष्पक्ष है, वस्तुनिष्ठ है, वैज्ञानिक है, ठीक है ना। निष्पक्ष है, वस्तुनिष्ठ है, वैज्ञानिक है। पूरा उत्तर लिख के दिखा रहे हैं, क्या क्या लिखना है ये बता देना आसान है। पूरा उत्तर कैसे लिखा जाएगा इसको करेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, कुछ भी कठिन नहीं। और ये तो पूरे पूछ लिया। अगर ये केवल इतना पूछता कि व्यवस्था उपागम के अंतर्गत आर्मंड पावल के संरचनात्मक प्रक्रियात्मक व्यवस्था उपागम को समझाइए, ऐसा भी पूछ सकता था। या ये पूछ सकता है कि डेविड स्टन का राजनीतिक विश्लेषण उपागम बताएं, या ये कह सकता है कि आगत निर्गत सिद्धांत बताएं। पूछा गया कई बार। आप जब इसको उठाकर देखेंगे तो कभी आपको स्ट्रक्चरल फंक्शनल पूछा गया है, व्यवस्था उपागम मतलब संरचनात्मक एवं प्रकारात्मक, या कभी आगत निर्गत। एक चीज है, ये दोनों ही सिद्धांत, उद्देश्य दोनों का एक ही है। दोनों का उद्देश्य है कि इसको यंत्रवत बना दें, मशीनीकरण कर दें, इसको ऑटोमेशन पे डाल दें, इसको स्वशासित बना दें, वैज्ञानिक अप्रोच डाल दें, और इस सिस्टम को वस्तुनिष्ठ से, वस्तुओं से हटा के, भावनाओं से हटा के प्रोसेस पे डाल दें, प्रक्रिया पे डाल दें। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोसेस। वो चाहे दोनों का प्रोसेस पे ये लोग महत्व देते हैं। तो इतनी हम विशेषता लिख सकते हैं। इसके बाद हमने कहा था हम लोग क्या लिखेंगे? आलोचना। इसके बाद हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ चेंज कर लेंगे और लिखेंगे आलोचना। हेडिंग नहीं डालनी है आपको, या बहुत इच्छा है आपकी तो डाल सकते हैं। इसलिए हम आलोचना लिख रहे हैं क्योंकि हमसे पूरा व्यवस्था उपागम पूछा गया, और व्यवस्था उपागम है तो आलोचना के अंतर्गत कुछ 2-3 आलोचनाएं हैं। बहुत बड़ी बड़ी आलोचनाएं नहीं है, 2-3 आलोचनाएं। जैसे इसको पढ़ के ये नहीं लग रहा है कि ये राजनीतिक सिद्धांत है, लग रहा है समाजशास्त्री सिद्धांत है। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर कि राजनीतिक व्यवस्था को समाजशास्त्रीय व्यवस्था का अंग मात्र बना दिया। अंग मात्र बना दिया मतलब इंपॉर्टेंट समाज है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज, पॉलिटिकल सिस्टम इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट हमारा समाज है। समाज ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। ऐसे ही इन्होंने संस्थागत से व्यवहारिक दृष्टिकोण की ओर गए, लिख सकते हैं संस्थागत दृष्टिकोण से व्यवहारिक दृष्टिकोण, संस्थावादी दृष्टिकोण से व्यवहारिक दृष्टिकोण में बदलाव, लेकिन बीच में ही अटक गए, बीच में ही अटक गए। संस्थावादी मतलब, संस्थावादी का मतलब पहले हम लोग राज्य को इंपॉर्टेंट देते थे, राज्य के इंस्टीट्यूशन को महत्व देते थे,
यहाँ पर राज्य के इंस्टीट्यूशन को महत्व देने के बजाय इंडिविजुअल पर्सन के थॉट, इंडिविजुअल जो कल्चर है, इंडिविजुअल जो रीति रिवाज है, जो छोटे छोटे दल हैं, जो दबाव समूह है, जो हित समूह है, इन सबसे पॉलिटिकल सिस्टम को समझने का प्रयास किया गया। और पहले कुछ महत्वपूर्ण अंग थे, इंस्टीट्यूशनल अंग था, जैसे हम स्टेट को देखते थे, फिर स्टेट में हम गवर्नमेंट को देखते थे, सरकार को देखते थे, उसके कुछ 3-4 पिलर थे, हम उसको देखते थे। तो इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट होता था पॉलिटिकल डिसीजन में। ये बता रहे हैं पॉलिटिकल निर्णय में, पॉलिटिकल डिसीजन में क्या इंपॉर्टेंट है, पूरा समाज इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके की चीजें जो है ये बता रहे हैं, है ना। इन्होंने स्वचालित बना के, स्वचालित करके अनियंत्रित बना दिया। अगर वो ऑटोमेशन पे है तो वो आपके कंट्रोल में तो है नहीं, वो व्यक्ति के कंट्रोल में तो है नहीं। कभी गलत दिशा में ऑटोमेटिक कार चली गई और कोई चीज उसकी, कोई भी सिस्टम उसका फेल कर गया, तब तो वो कितनों को कुचलेगी, कोई भरोसा नहीं है। तो इस तरीके की आलोचना इसमें डाला जाता है। अब चूंकि ये ऑटोमेशन पे है, एक सिस्टम में चल रहा है, क्या बदलाव संभव है? नहीं ना। तो आलोचना में क्या लिख लेंगे आप? यथा स्थितिवाद, एज इट इज ना, यथा स्थितिवाद का समर्थन। इसका मतलब परिवर्तन विरोधी, परिवर्तन विरोधी, परिवर्तन विरोधी। फिर ये नई चीजों को एक्सेप्ट करेगा जब ये ऑटोमेशन पे है? नहीं ना। दूसरा, जैसे कभी कोई क्रांतिक परिवर्तन होना हो, इस व्यवस्था में संभव है? हमने राज्यों में कई बार क्रांतियां देखी ना। तो जब राज्यों में क्रांतियों के से बदलाव होता है, यहां पर क्रांतिक बदलाव कैसे होगा? चीजें तो अपने आप चल रही, निवेश, ट्रांसफॉर्म, आउटपुट, फीडबैक, फिर निवेश, फिर ट्रांसफॉर्म, फिर आउटपुट, फिर फीडबैक। तो ये तो ऐसे चल रहा ना, तो ये तो धीमी गति से घूम रहा है। तो इसमें क्रांतिक परिवर्तन कैसे होगा, ये बताने में समर्थ नहीं है। लेकिन अब आलोचना ज्यादा हो रही है, इसलिए हम कहां पहुंच जाएंगे? निष्कर्ष पे, कंक्लूजन पे, निष्कर्ष पे। निष्कर्ष, निष्कर्ष में हमें कितने शब्द देने हैं? हमने पहले डिसाइड किया है 20 से 30 शब्द। तो आप यहाँ पर निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि व्यवस्था उपागम एक आधुनिक वैज्ञानिक, व्यवस्था उपागम, क्या लिखेंगे? व्यवस्था उपागम आधुनिक वैज्ञानिक, आधुनिक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण है जो विश्व के राजनीतिक निर्णयों का निष्पक्षतापूर्ण विश्लेषण करने पर जोर देता है, जोर देता है। राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक दृष्टिकोण देने में भी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण देने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। जब उत्तर करते हैं तो ऐसे लिखना होता है, सोचना नहीं होता है, फटाफट 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 लिखो, है ना। तब जाके आप अपना जो है समय के भीतर आप अपना उत्तर कर सकते हैं। अब व्यवस्था उपागम में ये चीजें, अब जब आप व्यवस्था उपागम पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद, व्यवस्था उपागम जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद ये क्लियर हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं। जबकि बड़ा कठिन है सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच में मैंने बताया ना, 2 सिस्टम अप्रोच कायदे से पढ़ने होते हैं। आमंड, हालांकि स्पेशली आमंड का है, बाद में पावेल ने सहयोग किया। तो उन लोगों ने संरचनात्मक, प्रकारात्मक, और इन्होंने आगत निर्गत,
तो जिसको ये आगत निर्गत कह रहे हैं उसी को वो संरचना और प्रक्रिया कहते हैं, ठीक। और स्ट्रक्चर लगभग सेम बनता है, एक दो बातें वो ज़्यादा लिख देते हैं अपेक्षाकृत इनके, ठीक। तो ये उत्तर हो गया नहीं हो गया? अब आप इसको देखें यहाँ से अब आप अपना उत्तर देखिए। व्यवस्था उपागम 150 शब्दों में आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन किया। देखिए ये परिचय है, ये पहला पैराग्राफ मान लें, और ये परिचय है। इसमें हमने 3 पॉइंट बना लिए जिससे कि हमें कम से कम 1.5 नंबर कम से कम हमें मिल जाए। आधे आधे नंबर दे दिया तब पर भी पहला पॉइंट यहाँ तक है, दूसरा पॉइंट ये है, और तीसरा पॉइंट हमारा ये है। आधा नंबर दिया तो ठीक, 1 नंबर दिया तब पर भी ठीक, 1 नंबर ही हमें इंट्रोडक्शन में मिल सकता था। अब बॉडी पार्ट पे आ गए हैं। अब बॉडी पार्ट में देखिए यहाँ से शुरू हो गया, क्योंकि ये पैराग्राफ इंटरलिंक करने के लिए हमने इतना लिखा, इसके बाद हमने सीधे ग्राफ बना दिया ये। तो जो नंबर था हमें 1 नंबर 1.5 नंबर जो यहाँ मिलना है वो मिल जाएगा। फिर इसी चीज़ों को हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया और इसके 4 पार्ट बता दिए। नंबर आधा मिल सकता है, विशेषता पे नंबर 1 मिल सकता है, इसके बाद आलोचना पे नंबर 1 मिल सकता है हमें, और निष्कर्ष पे नंबर 1 या आधा, क्योंकि हमने BC शब्द रखे हैं, आधे नंबर भी मिल सकते हैं। तो हम लोगों ने लगभग 5 साढ़े 5 नंबर का काम 6 नंबर का काम कर दिया है। और 6 नंबर से ज़्यादा ला भी नहीं पाओगे इसमें, क्योंकि उन्होंने सोच लिया है कि ये हमारे पिताजी ने दिया है नंबर, और ये नंबर मैं किसी को दूंगा नहीं। बहुत लगाव होता है पिता की संपत्ति के पास, तो एग्जामिनर को लगता है कि उनके, समझ रहे, इसलिए ज़्यादा परेशान न रहो नंबर ना मिले तो। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है सांस्कृतिक सापेक्षतावाद, है ना। इसको करते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म, सांस्कृतिक सापेक्षतावाद। अभी सिस्टम अप्रोच हम लोगों ने पढ़ा, अब हमें पढ़ना है सांस्कृतिक सापेक्षतावाद। अब देखो, कभी कभी ये चीजें हमें नहीं पढ़नी होती, लेकिन तब पर भी ये चीजें हमसे पूछी जाती। अब चूंकि मैंने कहा कि पहले राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन करता था, बाद में राजनीति विज्ञान ने सरकार का अध्ययन शुरू कर दिया, बाद में राजनीति विज्ञान ने राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन शुरू कर दिया। मॉडर्न एरा में हम आते हैं तो राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन तो करते ही करता है, राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन करने लगा। फिर इसके साथ साथ राजनीति विज्ञान लोगों के वैयक्तिक निर्णय का अध्ययन करने लगा। और आज राजनीति विज्ञान के पास जो उसका विषय वस्तु है, जो राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र है, आज वो भूत, वर्तमान, भविष्य है, स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय। इसका मतलब है कि आज दुनिया में कोई ऐसा विषय और कोई ऐसा काल नहीं बचा है जो राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में आता ना हो। ये जो सांस्कृतिक सापेक्षतावाद है, प्योर सोशियोलॉजी का पार्ट है, पूरी तरीके से ये किसका पार्ट है? समाजशास्त्र का पार्ट है। पूछा कहाँ जा रहा? आपके पॉलिटिकल साइंस में। तो जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें हम लोगों को पढ़ना होता है ना, उसमें हम लोगों को राजनीतिक सांस्कृतिकवाद पढ़ना होता है। तो उसमें हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि जो संस्कृतियां हैं उन संस्कृतियों का विश्लेषण होता है। सांस्कृतिक सापेक्षतावाद, समाज में प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक वर्ग या प्रत्येक समूह का अपना एक जीवन जीने का ढंग है ना, अपने जीवन जीने का ढंग है ना, अपने जीवन की एक अपनी शैली, और हर व्यक्ति का जो जीवन जीने का जो ढंग है उस विशिष्ट ढंग को ही हम संस्कृति कहते हैं। ऐसे अगर हम देखें तो समाज में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं, क्योंकि पूरी तरीके से जो संस्कृति होती है वो हमारे निजी अनुभवों पर निर्भर होती है। हम जैसा अपने व्यक्तिगत जीवन में जिसको हम अच्छा मानते हैं उसी का हम आचरण करते हैं, और उसी को हम सार्वभौम सत्य मानते हैं, उसी को हम सबसे बढ़िया मानते हैं, है ना। और फिर उसी संस्कृति को हम बड़ी संस्कृति बताने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हमारा व्यवहार हमारी अपनी संस्कृति में ज़्यादा है, इसलिए हम अपनी संस्कृति को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, इसलिए हम अपनी संस्कृति के प्रति विभिन्न प्रकार के तर्क देते हैं और अपनी संस्कृति को अन्य संस्कृतियों की अपेक्षा श्रेष्ठ बताने का प्रयास करते हैं। जब हम श्रेष्ठ बताने का प्रयास करते हैं तब हम निष्पक्ष नहीं होते। निष्पक्ष होते हैं? निष्पक्ष नहीं होते। हम अपनी चीजों को श्रेष्ठ और दूसरी की चीजों को हेय समझते हैं, और जब तुलना करते हैं तो अपनी संस्कृति के मापदंडों को
अपनी संस्कृति के स्टैंडर्ड को दूसरी संस्कृति के हिसाब से मैच करते हैं, और अगर दूसरी संस्कृति हमारे स्टैंडर्ड पे खरी नहीं उतरती तो हम दूसरी संस्कृति को निकृष्ट संस्कृति और अपनी संस्कृति को उत्कृष्ट संस्कृति कहते हैं। यही निकृष्ट संस्कृति उत्कृष्ट संस्कृति में जो हम मापक बनाते हैं, इस मापदंड के आधार पे हम सापेक्ष रूप से दूसरी की संस्कृति को कम करने का प्रयास करते हैं और अपनी संस्कृति को ऊपर। तो यहाँ पे निरपेक्षता का भाव नहीं होता, यहाँ पे तटस्थता का भाव नहीं होता, यहाँ पे संकीर्णता होती है। और इसी तटस्थता के भाव को न होना, हे का मतलब होता है छोटा, नीचा, ठीक है ना, नीचा, निकृष्ट। तो ये जो हम समझते हैं इसमें हम तटस्थ नहीं होते कि हम तटस्थ होते हैं, हम निरपेक्ष नहीं होते, हम सापेक्ष होते हैं। तो जब एक संस्कृति की तुलना एक संस्कृति की दूसरी संस्कृति से तुलना की जाए और मानक कोई एक संस्कृति का स्टैंडर्ड रख दिया जाए तो ऐसे भाव को सांस्कृतिक सापेक्षतावाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक सापेक्षतावाद। और दुनिया में संस्कृतियों की जितनी भी लड़ाइयां हैं वो किस कारण है? इसी दृष्टिकोण के कारण है। सांस्कृतिक सापेक्षतावाद के दृष्टिकोण के कारण ही दुनिया में संस्कृतियों के बीच में जितनी भी समस्याएं हैं वो है। अब चूंकि संस्कृतियां हमारे पॉलिटिकल बिहेवियर को कंट्रोल करती हैं, पॉलिटिकल बिहेवियर को डिसाइड करती हैं। ऊपर हमने पढ़ा कौन से वाले में कि संस्कृतियां बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपनाती हैं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में। इसलिए सांस्कृतिक सापेक्षतावाद पॉलिटिकल तरीके से भी हमारे पॉलिटिकल सापेक्षतावाद को निर्धारित करती हैं। हमारी संस्कृतियों में जो हमें दिखाई पड़ता है वही हमारा राज्य करने लगता है, क्योंकि हमारी संस्कृति में जो ज़्यादा लोग होते हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए राज्य भी वैसा करने लगता है। फिर राज्य भी कहता है कि हमें हिंदुत्व होने पे, हमें हिंदू होने पे गर्व है, बाकी होने पे गर्व नहीं। तो ये राज्य को प्रभावित करता है, इसलिए ये पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट बन जाता है। इसलिए आपसे यहाँ पर सवाल पूछा गया सांस्कृतिक सापेक्षतावाद। तो आई बात सांस्कृतिक सापेक्षतावाद, अपनी संस्कृति को उच्च मानना और दूसरी की संस्कृति को नीचा छोटा मानना, इसको सांस्कृतिक सापेक्षतावाद कहते हैं। जरूरत किसकी है? सांस्कृतिक निरपेक्षतावाद की। समस्याओं का समाधान कब हो जाएगा? जब हम सांस्कृतिक रूप से क्या हो जाए? निरपेक्ष हो जाए। तो सांस्कृतिक रूप से निरपेक्ष होने के लिए हमें क्या करना होगा? वो उपाय बात की बात है। पहले सांस्कृतिक सापेक्षतावाद का इंट्रोडक्शन हो गया, नहीं हो गया? लिख दें? लिखेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। सांस्कृतिक सापेक्षतावाद इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कर लिया। बात आई समझ में? नहीं आई? जैसे हिंदू समाज है और मुस्लिम समाज है। हिंदू समाज में एक पत्नी विवाह को प्रश्रय दिया जाता है, वहीं मुस्लिम वर्ग में बहुपत्नी विवाह को मान्यता मिली है। अब देखो, अब यहाँ पर जो हिंदू समाज है वो अपने मानक को, स्टैंडर्ड को अपने को सेट करता है और कहता है कि एक विवाह से अधिक विवाह करना एक गलत कार्य है, एक गलत व्यवस्था है। और इस हिसाब से हिंदू वर्ग मुस्लिम वर्ग के इस परंपरा, इस रिवाज या इस संस्कृति का विरोध करता है और उसको नीचा बताता है। बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जिन समुदायों में मौसेरे भाई बहन हो, ममेरे भाई बहन हो, उनमें विवाह की पद्धति होती है। और बहुत जगह पे इस तरीके के रिलेशन में विवाह नहीं होता। तो जिनके में इस तरीके के रिलेशन में विवाह नहीं होते वो अपने स्टैंडर्ड को उत्कृष्ट मानते हैं, और जिन समुदायों में ममेरे भाई बहन या फुफेरे भाई बहन या मौसेरे भाई बहनों में वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं, उनकी संस्कृति को ये जो लोग हैं निकृष्ट संस्कृति के रूप में देखते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये निकृष्ट हैं, हम उत्कृष्ट हैं। इसी तरीके से ब्राह्मण वर्गों में कई प्रकार के ब्राह्मण बटे हुए हैं। एक 3 वाले ब्राह्मण है, एक 13 वाले ब्राह्मण है। 3 वाले ब्राह्मण 13 वालों में विवाह नहीं करते, कहते 13 वाले निकृष्ट हैं, हम 3 वाले ज्यादा उच्च हैं। ऐसे ही सरजू नदी है, सरजू नदी के उस पार के ब्राह्मण अपने को कहते हैं सरजू पारीण ब्राह्मण, और सरजू पार के इस तरफ वाले जो लोग हैं वो कान्यकुब्ज। और सरजू पारीण और कान्यकुब्ज में सरजू पारीण कान्यकुब्ज को कहते हैं तुम छोटे हो, तुम नीचे हो, क्योंकि जब श्री रामचंद्र जी ने हत्या कर दी रावण की, रावण एक ब्राह्मण था, ब्रह्म हत्या हुई
और जब तक ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित न कर लिया जाए ऐसे व्यक्ति के हाथ का कोई छुआ भी न खाए। ऐसी स्थिति में वहां से लौटे राम जी, प्रायश्चित किया नहीं, भोज रख दिया। तो इस चक्कर में जो सरजू के इस पार वाले लोग थे, अवध क्षेत्र वाले, ये चले गए भोजन ग्रहण करने, और जो सरजू पार के उस तरफ वाले क्षेत्र थे, पूरब वाले, वो नहीं आए। तो पूरब वालों ने कहा ब्रह्म हत्या वाले व्यक्ति के यहाँ तुमने भोजन कर लिया, इसलिए तुम्हारा ब्राह्मण तो क्षीण हो गया। तो सरजू पारीण ऊपर हो गए और कान्यकुब्ज नीचे हो गए, वैवाहिक संबंध समाप्त कर दिए। तर्क देते हैं कि तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारा वर्ग नीचा है, हमारा वर्ग ऊंचा। तो इस तरीके से ये सापेक्षतावाद है। हम अपने संस्कृति, अपने मानक के स्टैंडर्ड के सापेक्ष दूसरों की तुलना करें, इसको कहते हैं सांस्कृतिक सापेक्षतावाद। और सभी संस्कृतियों को श्रेष्ठ, सभी संस्कृतियों को महान, सभी संस्कृतियों को आपस में बराबर समझना सांस्कृतिक निरपेक्षतावाद है। तो सांस्कृतिक सापेक्षतावाद की शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है हमारे परिवार से। शुरुआत कहाँ से होती है? परिवार से। शुरुआत कहाँ से होती है? समाज से। शुरुआत कहाँ से होती है? पड़ोसियों से। शुरुआत कहाँ से होती है? संबंधियों से। शुरुआत कहाँ से होती है? परिवेश से। शुरुआत कहाँ से होती है? साहित्यों से, है ना? ये शुरुआत होती है। हम परिवार में ही समझते हैं कि हमारा परिवार श्रेष्ठ है, समाज बताता है कि ये वाला समाज श्रेष्ठ है, ऐसे कर्मकांडी लोग श्रेष्ठ हैं, पड़ोसी बताते हैं ये श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है ना? हमारे जो रिलेटिव हैं वो बताते हैं क्या सही है क्या नहीं। परिवेश हमारा कुछ ऐसा बना होता है, और जो हमारे ग्रंथ साहित्य होते हैं उसमें भी कुछ इसी तरीके का भाव होता है। इस तरीके से हमारे दिमाग में हमारे अपने निजी अनुभव, जो देवी देवताओं की पूजा वाली अनुभव है ना? अब हिंदू मूर्ति पूजक हैं तो ये मूर्ति पूजा के अनुभव को अच्छा मानते हैं। कई बार इनके अंदर चमत्कार होता है, कई बार इनके अंदर हृदय परिवर्तन होता है, मूर्ति के सामने कई बार इनको कुछ ऐसी चीज़ें लगती हैं कि ये एकाग्र हो पा रहे हैं। यहीं जो दूसरे धर्म के लोग जो मूर्ति पूजक नहीं है उनको कहते हैं ये तो फर्जी हैं, इनके पास तो कोई आकार ही नहीं भगवान का, ये तो फर्जी ऊपर देखते हैं। तो वो अपने दृष्टिकोण से उनको छोटा बताते हैं, वो अपने दृष्टिकोण से हमको छोटा बताते हैं। तो ये जो छोटा छोटा बताने का काम है, ये अपने सापेक्षता का दृष्टिकोण है। अगर सापेक्षता के दृष्टिकोण को छोड़ दें, है ना, सापेक्षता के दृष्टिकोण को छोड़ दें और निरपेक्षता के दृष्टिकोण पे चले जाएं, है ना, तो निरपेक्षता के दृष्टिकोण पे फिर वो अलग सिस्टम है। ठीक है ना? ठीक ठीक। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो सांस्कृतिक सापेक्षतावाद अपने संस्कृति को अपने मापदंडों के अनुसार उच्च और दूसरे को निकृष्ट बताना सांस्कृतिक सापेक्षतावाद है। इसके कारणों में, इन कारणों को हम लोग जोड़ सकते हैं, और फिर इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये है कि सभी संस्कृतियों को समान आदर सम्मान दिया जाए, सभी संस्कृतियों को महत्व दिया जाए, किसी भी संस्कृति को किसी समय विशेष या काल विशेष के संबंध में देखा जाए, न कि सार्वभौम रूप में देखा जाए। चूंकि सभी संस्कृतियां अपने निजी अनुभवों की देन होती हैं, इसलिए निजी अनुभवों को सार्वभौम सत्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास न किया जाए। वस्तुनिष्ठ होकर, भावनिष्ठ नहीं, वस्तुनिष्ठ मतलब फैक्चुअल, तथ्यात्मक ढंग से अन्य संस्कृतियों का विश्लेषण और अन्य संस्कृतियों को देखने का प्रयास किया जाए। प्रत्येक संस्कृति के ऐतिहासिक पक्ष और स्थानिक पक्ष को देखते हुए उनकी संस्कृतियों का विश्लेषण किया जाए। इससे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया जैसी संस्कृति का, जैसे भाव की उत्पत्ति होती है, इससे विश्व बंधुत्व, विश्व कल्याण की भावना की उत्पत्ति होती है। और यही है सांस्कृतिक निरपेक्षतावाद, जो सांस्कृतिक सापेक्षतावाद के उलट है। इसकी ही स्थापना हमें चाहिए। ठीक है? ये लिख लेंगे, नहीं लिख लेंगे? बस कॉन्सेप्ट आपको पता हो। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया, अब एक तो आंसर पूरा लिख के दिखा दिया। अब इस वाले आंसर में हम लोग फ्रेम करके देख लें कि कितनी आसानी से आप ये उत्तर लिख सकते थे, कितनी आसानी से, या इसको हम लोग थोड़ा सा पॉइंट वाइज हम कर लेते हैं। सांस्कृतिक सापेक्षतावाद, सांस्कृतिक सापेक्षतावाद, सबसे पहले हम लोग क्या देंगे? परिचय, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, और इसमें हम लोग लिखेंगे कि
प्रत्येक व्यक्ति, वर्ग, समूह का अपना जीवन ढंग होता है। यही संस्कृति कहलाती है ना। जब भी हम संस्कृति सापेक्षतावाद बताएंगे तो हमारा ये फर्ज बनता है, हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारा ये ड्यूटी बनती है कि हम सबसे पहले क्या बताएं, संस्कृति बताएं। ठीक, संस्कृति बताएं। दूसरे लाइन में आते हैं, सापेक्षता वाद का अर्थ, सापेक्षतावाद का अर्थ किसी विशेष संस्कृति के मानकों के आधार पर, किसी विशेष संस्कृति के मानकों के आधार पर दूसरी संस्कृति से तुलना करना, अर्थात अपने निजी अनुभवों के मानकों को श्रेष्ठ मानते हुए तुलना, अपने निजी अनुभवों के मानकों को श्रेष्ठ मानते हुए तुलना, यही क्या कहलाता है, सापेक्षतावाद कहलाता है। इसको क्या कहते हैं हम, सापेक्षतावाद कहते हैं। ठीक, अब लाइन चेंज कर दें हम लोग, अभी इंट्रोडक्शन खत्म नहीं हुआ, अब दोनों को जोड़ दें। जब हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं, पहले संस्कृति बताई, दोबारा सापेक्षता बताया, अब तीसरी बार दोनों को आपस में जोड़ देंगे, है ना। संस्कृतियों की तुलना सापेक्ष भाव से करना सांस्कृतिक सापेक्षतावाद कहलाता है, सापेक्षतावाद कहलाता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया। अब आते हैं विकास के कारण। विकास के कारणों में हमें बताना है बचपन से व्यवहार का ढंग, है ना। हमारे मन में बचपन से ही बता दिया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, और क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो वो बचपन से जो जिस निजी अनुभव को हम जी रहे होते हैं, हम उसी को अच्छा और श्रेष्ठ समझने लगते हैं। दूसरा, परिवार समाज। तीसरा, सांस्कृतिक अभ्यास। अगला है हमारे साहित्य, हमारे दर्शन, हमारी परंपराएं, हमारे मूल्य। तो बचपन से जो व्यवहार का हमारा ढंग है, परिवार है, समाज है, सांस्कृतिक अभ्यास जिसमें हम जी रहे हैं, जो हमारे साहित्य हैं, जो हमारे दर्शन हैं, वो हमें बता रहे होते हैं क्या सही है, क्या गलत है, और जो परंपराएं और मूल्य हैं जिनको हम श्रेष्ठ मानने लगते हैं। तो इस तरीके से ये, हाँ, एक और चीज लिख सकते हैं, निजी अनुभव, नहीं क्या, निजी अनुभव। ये पूरा जो है, ये हमारे अंदर सांस्कृतिक सापेक्षतावाद को जन्म देता है। सांस्कृतिक सापेक्षतावाद को जन्म देता है। सांस्कृतिक सापेक्षतावाद के परिणाम क्या हो सकते हैं? अब जब हमने इसका विकास देख ही लिया तो क्या लिख लेंगे, परिणाम।
सांस्कृतिक सापेक्षतावाद के परिणाम क्या होंगे? पहला, संस्कृतियों में संघर्ष, है ना। ये संघर्ष कैसे हो सकते हैं? जातीय संघर्ष हो सकते हैं, ये निर्जातीय संघर्ष हो सकते हैं, निर्जातीय संघर्ष हो सकते हैं, ये रंग भेद को जन्म दे सकते हैं, वर्ग भेद को जन्म दे सकते हैं, वर्ग भेद को जन्म दे सकते हैं, धार्मिक संघर्ष हो सकता है, राजनीतिक श्रेष्ठता के लिए संघर्ष हो सकता है, जैसा कि जर्मनी ने किया था, जैसा कि मुसोलिनी ने किया था। ऐसे हमारे पास समस्याएं आ सकती हैं। जातीय संघर्ष, निजातीय संघर्ष, रंग भेद, वर्ग भेद, धार्मिक संघर्ष, राजनीतिक और संस्कृतियों में संघर्ष को हम इस रूप में देख सकते हैं। ये भाषागत भी हो सकती है ना। भाषागत संघर्ष हो सकता है, भाषागत संघर्ष हो सकता है। ये उत्कृष्टता, निकृष्टता, ये अस्पृश्यता जैसी चीजों को जन्म देता है, अस्पृश्यता जैसी चीजों को जन्म देता है। ठीक है, ठीक है। लाइव हैं, बहुत कम लोग लाइव हैं। आपको तो वही वाला मैक्सिमम लोगों को चाहिए कि सर इसमें बस हल्का हल्का बता दो, चाहे लिख पाए चाहे न लिख पाए। एक बार लिख के तो देखो क्या क्या लिखना है, और इतना आसान है। आप जब एक लाइन लिखते हो दूसरी लाइन आ जाती है। हाँ, निर्जातीय संघर्ष, राजनीतिक श्रेष्ठता के लिए संघर्ष, जैसे जर्मन लोगों ने किया, जर्मनी श्रेष्ठता के लिए, जर्मन श्रेष्ठता के लिए। ठीक, ऐसे भाषागत हो सकता है, उत्कृष्टता ऊंच नीच का भाव, अस्पृश्यता छुआछूत का भाव। और ये सब कैसे आता है? ये सब सांस्कृतिक सापेक्षतावाद से, तुम छोटे हम बड़े। और छोटे बड़े का भाव कैसे आ रहा? हमने अपने मानक को स्टैंडर्ड बना लिया, है ना। जबकि आप दूसरी तरफ से देखोगे तो उनके लिए उनके मानक ठीक है। दक्षिण में बहुपत्नी विवाह और बहुपति विवाह का प्रचलन है ना। मतलब ऐसा नहीं कि बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह का भी प्रचलन है। अब उत्तर भारत के लोग बहुपति विवाह को बहुत निकृष्ट ढंग से देखते हैं। तो ऐसे में उत्तर की संस्कृतियां दक्षिण के अपेक्षा क्या हो जाएंगी? श्रेष्ठ। अब वहीं दक्षिण के हिसाब से देखो तो दक्षिण अपने को श्रेष्ठ कुल मानते हैं अपेक्षा के उत्तर के। हम लोग उनको अनार्य कहते हैं, अपने को आर्य, आर्यों को श्रेष्ठ कहते हैं। वो लोग हमें मिक्स प्रजाति कहते हैं कि तुम कहीं और से आए हो, हम मूल प्रजाति हैं। तो इस तरीके का जो विभेद है, परिणाम हम लोगों ने देख लिया है। अब परिणाम, समाधान क्या है? समाधान क्या है? समाधान क्या है? ज्ञान का विकास। असल में हम छोटा बड़ा तभी करते हैं जब हमारे पास ज्ञान का अभाव होता है ना। जब ज्ञान का अभाव होता है, जब ज्ञान का अभाव नहीं होगा तो हम सर्वे भवन्तु सुखने कहेंगे, है ना। तो सबसे पहले ज्ञान का विकास है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दिया जाए, शिक्षा का प्रसार किया जाए। शिक्षा का प्रसार, जानते हो शिक्षा से क्या होता है? शिक्षा लोगों को इक्वल बनाती है, शिक्षा लोगों में बराबरी का भाव डालती है, शिक्षा लोगों के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है, शिक्षा लोगों के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। तो इसलिए ज्ञान का विकास या शिक्षा का प्रसार। दूसरा, सभी संस्कृतियों को आदर सम्मान देना, सम्मान देना। विभेदात्मक विचारों का त्याग, विभेदात्मक विचारों का त्याग। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के विचार का प्रसार, विचार का
प्रसार, विचार का प्रसार। भूमंडलीकरण उदारवाद का विस्तार। जितना ज़्यादा भूमंडलीकरण उदारवाद बढ़ता जाएगा उतना सांस्कृतिक जो टकराव है क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, क्योंकि लोगों की एक दूसरे के ऊपर परस्पर निर्भरता बढ़ती जाएगी और इस तरीके से जो समस्याएं हैं सांस्कृतिक सापेक्षतावाद से हमारा विचार बदलेगा, है ना। निष्पक्षता का भाव डालने, निष्पक्षता का भाव, निष्पक्षता का भाव। देखो बड़ा लिखना होगा तो ये तो बढ़ते ही चला जाएगा, दिमाग में हमारे आ ही रहा है कि वैज्ञानिक ढंग से अन्य संस्कृतियों का विश्लेषण, अन्य संस्कृतियों का उसके इतिहास, उसके स्थान और उसके समय विशेष पे विश्लेषण, अपने मानकों के आधार पर, अपने मानकों के स्थान पर दूसरे के मानकों से भी अपनी संस्कृति की तुलना, ऐसे करके आप समाधान लिख सकते हैं। ये बढ़ता चला जाएगा। कुछ भी ऐसी चीज आपसे नहीं पूछी गई है जिसपे आप सोच नहीं सकते, जिसपे आप लिख नहीं सकते, और बड़े प्रैक्टिकल चीजें पूछी गई हैं जो आप पढ़ते हैं। लेकिन हमसे समस्या क्या होती है कि हम लोग प्रश्न देखते ही डर जाते हैं, उसके शब्द को भी हम लोग खोलने का प्रयास नहीं करते। शब्द खोलोगे समाधान हो गया, अब कहाँ जाएंगे, निष्कर्ष, निष्कर्ष, निष्कर्ष। इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्तमान समय, इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्तमान समय सांस्कृतिक निरपेक्षता वाद का है। भारतीय लक्ष्य सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व बंधुत्व, विश्व बंधुत्व। भारतीय लक्ष्य सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व बंधुत्व आदि भी सांस्कृतिक निरपेक्षता, सांस्कृतिक निरपेक्षता को दर्शाते हैं। भूमंडलीकरण, बढ़ती अंतरराष्ट्रीयता एवं आर्थिक निर्भरता सांस्कृतिक निरपेक्षता वाद का समर्थन करते हैं। पूछा गया था सांस्कृतिक सापेक्षतावाद, निष्कर्ष में हमने क्या दिया, सांस्कृतिक निरपेक्षतावाद। ठीक है, हाँ, निष्कर्ष में हमने क्या दिया, सांस्कृतिक निरपेक्षतावाद, सांस्कृतिक निरपेक्षतावाद। बिल्कुल हर दिन ये क्लास होगी और 8 तारीख तक ये कक्षाएं होंगी। 8 तारीख तक मैं जितने भी अभी यूपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं और आगे जो यूपी पीसीएस का मेंस होने वाला है, पीएसआईआर ऑप्शनल, उसको मैं सॉल्व करा दूंगा। अभी आप लोग बताओ कि अभी क्या ये कठिन लग रहा है? हाँ, अभी क्या ये कठिन लग रहा है? नहीं, समझने के बाद चीजें थोड़ी क्या होती जा रही हैं, आसान होती जा रही हैं। इसी तरीके से तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न, स्थायी रूप से क्रांति, रेवोल्यूशन इन परमानेंस, स्थायी रूप से क्रांति। अब देखिए क्रांति का सिद्धांत ठीक ठीक बताएं तो किसका है? क्रांति पे दो ही लोगों ने बात की, या तो बात की अरस्तू ने क्रांति पे, या फिर बात की मार्क्स ने। तो अरस्तू की क्रांति बड़े अलग ढंग की क्रांति थी, लेकिन मार्क्स की क्रांति वास्तव में वो क्रांति थी जिससे हम डरते हैं या जिससे राज्य डरता है।
तो मार्क्सवादी स्वरूप में ही अगर स्थायी क्रांति की बात करें तो सर्वप्रथम स्थायी क्रांति शब्द का जन्मदाता कार्ल मार्क्स एवं एंजल्स है। इन्हीं दोनों लोगों ने सबसे पहले स्थायी क्रांति परमानेंट क्रांति के शब्द का प्रतिपादन किया। लेकिन मार्क्स के विचारों में परमानेंट शब्द का जो प्रतिपादन है ये बहुत दिन तक नहीं चल पाया, बहुत आगे तक नहीं चल पाया। कई विचारकों ने बाद में आगे चल के स्थायी क्रांति पे बात की और इसी स्थायी क्रांति पे सिद्धांत रूप से, अब लिखेंगे सिद्धांत रूप से मार्क्सवादी विचारक ट्राटस्की सिद्धांत रूप से मार्क्सवादी विचारक ट्राटस्की ने इसका प्रतिपादन किया। सिद्धांत रूप से मार्क्सवादी विचारक ट्राटस्की ने इसका प्रतिपादन किया। हालांकि इस पे बहुत सारे लोगों ने बातचीत की, लेकिन एक्चुअल में इसका प्रतिपादन किसने किया? ट्राटस्की ने किया। वास्तविक रूप से इसका प्रतिपादन ट्राटस्की के द्वारा किया गया, है ना। प्रयास था इस सिद्धांत के माध्यम से, इस सिद्धांत से यह खोज करने का प्रयास किया गया, इस सिद्धांत से यह खोज करने का प्रयास किया गया कि अल्प विकसित एवं विकासशील समाजों में क्रांति कैसे होगी, है ना। मतलब ठीक से देखा जाए तो मार्क्स ने बताया था कि जहां पे पूंजीपति समाज होगा और पूंजीवादी अपने चरम पे होगा, वहां पर तो क्रांति का कारण पूंजीवादी शोषण होगा। वहां पर पूंजीवादी इतना ज्यादा शोषण करेंगे क्योंकि वहां पर समाज पूंजीवादी समाज होगा। एक तरफ बड़ी संख्या में सर्वहारा होंगे जो मजदूर होंगे जिनका शोषण चरम पे होगा, और एक तरफ बुर्जुआ होगा जो अमीर होगा, उद्योगपति। और मजदूरों का शोषण इतना ज्यादा बढ़ेगा कि वो क्रांति कर देंगे किसके प्रति? बुर्जुआ के प्रति। और इस तरीके से एक ऐसा समाज की रचना होगी जिसमें सर्वहारा तानाशाही बन जाएगा और सर्वहारा शासन करेगा। लेकिन जिन समाजों में औद्योगिक विकास नहीं हुआ है, जिन समाजों में समाज जो है वो मजदूर और पूंजीपति के रूप में नहीं बटा है, उन समाजों में क्रांति कैसे होगी? उन समाजों में क्रांति का आधार क्या होगा? तो ये मानते हैं कि उन समाजों में क्रांति जो है वो परमानेंट रूप में चलेगी, धीरे धीरे चलेगी। और जब एक है मार्क्स की क्रांति जो पूंजीपति समाज में हुआ और बुर्जुआ खत्म, सर्वहारा आ गया, मतलब जो मजदूर हैं उनका शासन हो गया और जो पूंजीपति थे वो समाप्त हो गए। ये तो हुई अचानक आकस्मिक क्रांति। ये कौन सी क्रांति की बात कर रहा? परमानेंट क्रांति, मतलब धीरे धीरे क्रमिक बदलाव। तो ये मानते हैं कि जब अल्प विकसित समाज होगा या विकासशील समाज होगा जहां पर पूंजीगत विकास या औद्योगिक विकास अपने उत्कृष्ट पे चरम पे नहीं पहुंचा है, तो वहां पर वास्तव में क्रांति सर्वहारा नहीं लीड करेगा, वास्तव में बुर्जुआ ही क्रांति को लीड करेगा। कौन क्रांति को लीड करेगा? बुर्जुआ ही क्रांति को लीड करेगा, न कि सर्वहारा। और बुर्जुआ प्रयास करेगा कि इनके असंतोष को, तो असंतोष किसका होगा? किसानों का नहीं,
अल्प विकसित और विकासशील समाज में असंतोष किसका होगा? मजदूरों का कि किसानों का? किसानों का, क्योंकि पूंजीगत विकास हुआ ही नहीं, औद्योगिक विकास हुआ नहीं, तो मार्क्स वाली अकस्मात क्रांति होगी नहीं, शोषण चरम पे पहुंचा नहीं है। ऐसी स्थिति में जो क्रांति है उसको लीड कौन करेगा? खुद बुर्जुआ। और बुर्जुआ ये असंतोष को दबाने के लिए कहेगा कि हम इसे लोकतांत्रिक स्वरूप देते हैं। कैसा स्वरूप देते हैं? लोकतांत्रिक स्वरूप देते हैं। लेकिन इस लोकतांत्रिक स्वरूप देने के दौरान बुर्जुआ वर्ग, चूंकि उसका हित नहीं होगा, अगर बुर्जुआ जो शोषण करता है वो लोकतंत्र स्थापित कर उसका हित होगा, तो वो इसको मूर्त रूप नहीं दे पाएगा। और जब बुर्जुआ इसको मूर्त रूप नहीं देगा तो ऐसे में सर्वहारा क्रांति करेगा और बाद में एक समझौता होगा। उस समझौते में जो किसान वर्ग है उसको सत्ता मिलेगी, लोकतंत्र की स्थापना होगी, और विशेषकर जो बुर्जुआ वर्ग है वो भी शामिल होगा। और वो बुर्जुआ वर्ग ये कहेगा कि जो भूमिगत समस्या है, जो भूमि का गलत वितरण है, उस समस्याओं का हम हल कर लेते हैं। और ये सब किसके परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है? रूस के परिप्रेक्ष्य में। किसके परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है? रूस के। क्योंकि साम्यवादी क्रांति मार्क्स ने कहां करने के लिए कहा था? इंग्लैंड में। क्योंकि औद्योगिक क्रांति कहां हुई थी? इंग्लैंड में। सबसे ज्यादा पूंजीगत रूप से सबसे ज्यादा विकास कहां था? इंग्लैंड में। इसलिए मार्क्सी क्रांति कहां थी? इंग्लैंड में। मार्क्सी क्रांति इंग्लैंड में तो हुई नहीं, तो ऐसे में फिर हुई कहां पे? रूस में। समाजवाद साम्यवाद कहां आया? रूस में। तो मार्क्सवाद को थोड़ा बदल के रूस में जो क्रांति हुई, उस क्रांति में रूस आर्थिक रूप से वैसे विकास में नहीं था जैसा इंग्लैंड और अमेरिका था। तो रूस की क्रांति क्या वैसी क्रांति थी जैसी क्रांति मार्क्स ने अपेक्षा की थी इंग्लैंड में, कि जो मजदूर है वो क्रांति करेगा, पूंजीपति समाप्त करेगा, शासन ले लेगा। क्या ऐसा रूस में हुआ? रूस में पहली बात पूंजीपति नहीं था, रूस में जमींदार थे, सामंत थे। और रूस में जो क्रांति करने वाले लोग थे वो मजदूर नहीं थे, वो कौन थे? किसान थे। तो ऐसे में आकस्मिक क्रांति हो ही नहीं सकती, इसलिए जो क्रांति हुई उस क्रांति में एक मध्य वर्ग आ जाता है। और मध्य वर्ग में दोनों शामिल है, बुर्जुआ भी शामिल है, सर्वहारा भी शामिल है, और वो रुक के लोकतंत्र की स्थापना करता है, जिसको हम लोग समाजवादी या साम्यवादी लोकतंत्र कहते हैं। और उसमें ये तय किया जाता है कि जो भूमि का समाधान है वो बुर्जुआ वर्ग मिलकर सर्वहारा के साथ करेगा। और इस तरीके से एक साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना होती है, जिसमें स्थायी क्रांति का भाव हमेशा है, सुधार की अपेक्षा हमेशा रहेगी, और दोनों वर्ग मिलकर सुधार करते रहेंगे। ये मार्क्सवादी विचारों का संशोधनवाद है। और चाहे मोस्का हो, मिचेल्स हो, ट्राटस्की हो, सी राइट मिल्स हो, ये सारे के सारे जो लोग हैं ये संशोधनवादी कहलाते हैं। और ट्राटस्की भी क्या है? संशोधनवाद है। स्थायी क्रांति मार्क्सवादी विचारों का संशोधनवाद है जो हमें बताना है। ठीक, तो आज बस इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे, समय खत्म हो गया है, टाइम पूरा हो गया है। लेकिन कल हम लोग इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, और जो कुछ अभी तक आपको पढ़ाया गया है ना, उससे हम लोग करेंगे 8 तारीख से पॉलिटिकल थ्योरी से नया बैच शुरू होगा। तो जब आप लोग इस तरीके से पढ़ेंगे जुड़ के, तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। अभी पेपर आप देखोगे, सोच रहे हो कहाँ से पूछ लिया गया, सब कुछ आपके सिलेबस से ही पूछा गया है। एक दो बातें हैं जो थोड़ा सा इतर है, जिसको हम लोग देखा जाए तो सिलेबस में नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन फिर भी इतना पढ़ लोगे आप कि जो बाहर से पूछा गया उसको भी लिखने में आप सक्षम होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और ये जो डीप एनालिसिस है पूरा आंसर करने का और इसके कॉन्सेप्ट को भी समझने का, ये क्रम 8 तारीख तक चलता रहेगा। आज तारीख कौन सी है? 4। अभी 4 दिन ये और चलेगा, और घंटे जो हैं हम बढ़ा देंगे, 1.5 की बजाय 2 घंटे कर देंगे। ठीक, तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जो पढ़े होंगे उनके भी समझ में आ रहा है, जो नहीं पढ़े होंगे उनके भी समझ में आएगा, क्योंकि हमने पूरा यहाँ पढ़ाने का प्रयास किया है। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। हो गया? ठीक है, यूपी पीसीएस का हो गया है, तो पेपर आ जाएगा तो उसको भी हम लोग लगे हाथ सॉल्व कर लेंगे। हाँ, तो सेंड कर देना, लगे हाथ हम लोग जो है यूपी पीसीएस भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ठीक है।